नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ अहम पन्नों को पलटेंगे। हमारे पास कुछ सवाल जवाब हैं जिनकी मदद से हम एक ऐसी कहानी बुनेंगे जिसने हमारी आज की दुनिया को शक्ल दी। बिल्कुल फ्रांसीसी क्रांति की कहानी। बिल्कुल। ये सवाल हमें उस उथल पुथल भरे दौर में ले जाते हैं जब फ्रांस में, आप सोचिए, सदियों पुरानी राजशाही खत्म हुई और आज़ादी, बराबरी जैसे नए और शक्तिशाली विचारों ने जन्म लिया। हाँ, तो हम इन सवालों के धागों को पकड़कर देखेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका मतलब क्या था असल तो में। हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे जरूरी बातें निकालना, घटनाओं के पीछे के कारण और उनके नतीजों को समझना, और ये देखना कि उस दौर की गूंज आज भी क्यों सुनाई देती है। चलिए इस दिलचस्प कहानी की तहों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं क्रांति से ठीक पहले के फ्रांस से। हाँ। हमारे स्रोत बताते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति इतिहास की उन बड़ी घटनाओं में से थी जिसने दुनिया बदल दी। लेकिन ये क्रांति हुई क्यों? माहौल कैसा था उस वक्त? 3 हिस्सों यानी एस्टेट्स में बटा हुआ। 3 एस्टेट्स। हाँ, सबसे ऊपर पादरी यानी पहला एस्टेट, फिर कुलीन वर्ग मतलब नोबिलिटी, वो दूसरा एस्टेट, और सबसे नीचे लगभग 90% आबादी, वो थी तीसरा एस्टेट। इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील सब आ जाते थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि पहले 2 एस्टेट्स जिनके पास सारी जमीन और ताकत थी, उन्हें लगभग कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। मतलब सारा बोझ किस पर था? उसी तीसरे एस्टेट पर सोचिए, एक तो सीधा टैक्स था, ताई कहते थे उसे, और भी कई तरह के टैक्स थे। अच्छा। ऊपर से चर्च भी अपना अलग टैक्स लेता था, टीथ। तो समझिए कि आम आदमी के कंधों पर ही पूरे राज्य का बोझ था। और जब 1774 में लुई 16वें राजा बने, उन्हें तो खजाना भी खाली मिला। बिल्कुल खाली। इसकी वजह थी सालों की लड़ाइयाँ, वर्साय के महल की फिजूल खर्ची, हाँ, वो शान शौकत। और अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में जो मदद दी थी उसका भी असर था। तो पैसा था नहीं। हाँ, और उस पर आबादी बढ़ रही थी तेजी से, लेकिन अनाज का उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। तो खाने की कमी। नतीजा, आम आदमी की रोटी महंगी होती गई, और रोटी ही मुख्य भोजन थी, तो बार बार निर्वाह संकट यानी सबसिस्टेंस क्राइसिस की स्थिति बन जाती थी। मतलब लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल। लेकिन इसी तीसरे एस्टेट में एक नई सोच भी तो पनप रही थी, है ना? एक मध्यम वर्ग। बिल्कुल। व्यापारी, वकील, पढ़े लिखे लोग, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया था। उन्हें ये बात बहुत खटकती थी कि समाज में इज्जत और अधिकार जन्म से क्यों तय हों। वो योग्यता की कद्र चाहते थे। और इसी माहौल में जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों के विचार भी फैल रहे थे। हाँ, आग की तरह। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार की शक्तियों को बांटने की बात की। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये बहुत नया विचार था। और ये विचार सिर्फ किताबों तक नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉफी हाउस, सैलून, अखबारों के जरिए ये बातें आम लोगों तक पहुंच रही थीं। लोग बहस करने लगे थे, क्या राजा वाकई भगवान का भेजा हुआ है? क्या समाज ऐसा ही रहना चाहिए? सवाल उठने लगे थे। तो जमीन तैयार थी बदलाव के लिए। चिंगारी कहाँ से लगी फिर? चिंगारी लगी टैक्स से। देखिए, पुराने नियमों के मुताबिक राजा अकेले टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, उसे एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी। अच्छा, तीनों एस्टेट्स के प्रतिनिधियों की बैठक। हाँ, और कई सालों बाद 1789 में लुईस 16वें को ये बैठक बुलानी पड़ी। खजाना बिल्कुल खाली जो था। और वहीं पर ठन गई। हाँ, वहीं पर। देखिए, पारंपरिक तरीका ये था कि हर एस्टेट का एक वोट होता था। एक एस्टेट एक वोट। जी, मतलब पादरी और कुलीन यानी पहला और दूसरा एस्टेट मिलकर हमेशा तीसरे एस्टेट को हरा सकते थे। 2-1 के मुकाबले। हाँ, ये तो गड़बड़ थी। तो इस बार तीसरे एस्टेट ने मांग की कि भाई पूरी सभा एक साथ वोट करे और हर सदस्य का एक वोट गिना जाए। यानी एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। बिल्कुल। ये एक बहुत क्रांतिकारी मांग थी उस समय के हिसाब से। राजा ने मानने से इनकार कर दिया होगा, जाहिर है। बिल्कुल, राजा ने मना कर दिया। तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि गुस्से में बैठक से बाहर निकल गए और पास के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। 20 जून 1789 का दिन था वो। और वहां उन्होंने वो मशहूर कसम खाई, टेनिस कोर्ट ओथ। जी हाँ, वही टेनिस कोर्ट ओथ। उन्होंने कसम खाई कि वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस के लिए एक ऐसा संविधान नहीं बना लेते जो राजा की शक्तियों को कम कर दे। उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली भी घोषित कर दिया। हाँ, मतलब हम ही हैं राष्ट्र के असली प्रतिनिधि। ये एक तरह से राजा के खिलाफ सीधी बगावत थी। तो एक तरफ वर्साय में ये ड्रामा चल रहा था और दूसरी तरफ पेरिस की सड़कों पर क्या हो रहा था? माहौल कैसा था? पेरिस में माहौल बहुत ज्यादा तनाव भरा था। एक तो कड़ाके की सर्दी के बाद फसल खराब हुई थी
रोटी के दाम आसमान पर थे। फिर वही रोटी का संकट। हाँ, और ऊपर से अफवाहें उड़ रही थीं कि राजा सेना बुला रहा है हाँ। नेशनल असेंबली को दबाने के लिए और शायद नागरिकों पर गोली चलाने का हुक्म देने वाला है। डर और गुस्सा दोनों थे। और इसी डर और गुस्से का नतीजा था बास्तील का पतन 14 जुलाई 1789। एक बहुत मशहूर तारीख। हाँ, गुस्साई भीड़ जिसमें हजारों मर्द और औरतें शामिल थे, वो हथियारों की तलाश में निकल पड़े। उन्हें लगा कि बास्तील के किले नुमा जेल में हथियार और गोला बारूद मिलेगा। और बास्तील से नफरत भी तो थी लोगों को। बहुत ज्यादा। वो राजा की निरंकुश सत्ता का प्रतीक माना जाता था। लोग उससे नफरत करते थे। तो किले पे धावा बोल दिया गया। हाँ, कई घंटों की लड़ाई हुई। भीड़ ने किले पर कब्जा कर लिया। किले का कमांडर मारा गया। कैदी ज्यादा नहीं थे, शायद सिर्फ 7। सिर्फ 7। हाँ, लेकिन बास्तील का गिरना सिर्फ एक किले का गिरना नहीं था। वो क्रांति की शुरुआत का बिगुल था। उसने दिखा दिया कि आम लोग भी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। इस घटना का असर तो जबरदस्त हुआ होगा। राजा डर गया होगा। बिल्कुल। लुई 16वें को नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी। उसे मानना पड़ा कि हाँ, अब ये एक ताकत है। और फिर 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक फैसला लिया। क्या हुआ उस रात? उस एक रात में उन्होंने सदियों पुरानी सामंत व्यवस्था खत्म कर दी। किसानों पर लगे टैक्स, कुलीनों और पादरियों के विशेषाधिकार सब खत्म। सब एक झटके में। हाँ, चर्च की जमीनें जब्त कर ली गईं। आप सोचिए, फ्रांस का पूरा सामाजिक ढांचा ही बदल दिया गया उस एक रात के फैसले से। कमाल है। और फिर संविधान बनाने का काम शुरू हुआ होगा। जी, 1791 में फ्रांस का पहला संविधान बनकर तैयार हुआ। इसने फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र बना दिया। मतलब राजा तो रहा, पर शक्तियां कम हो गई। हाँ, राजा था, लेकिन उसकी शक्तियां बहुत सीमित कर दी गईं और उन्हें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे मोंटेस्क्यू ने सुझाया था। लेकिन क्या सबको वोट देने का अधिकार मिला? बराबरी की बात तो हो रही थी। नहीं, यहीं पर एक पेच था। देखिए, वोट का अधिकार सिर्फ सक्रिय नागरिकों को मिला। सक्रिय नागरिक वो कौन थे? यानी 25 साल से ज्यादा उम्र के वो पुरुष जो एक निश्चित मात्रा में टैक्स देते थे, कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर। अच्छा, तो यानी अमीर पुरुष। हाँ, मोटे तौर पर ज्यादातर गरीब पुरुष और सभी महिलाएं, उन्हें निष्क्रिय नागरिक माना गया। उन्हें वोट का अधिकार नहीं मिला। तो ये उस बराबरी के वादे से थोड़ा अलग था जो शुरू में किया गया था। हाँ, ये तो है। अच्छा, इस दौर में क्रांति के कुछ प्रतीक भी तो सामने आए थे, निशानियां। हाँ, बहुत सारे। जैसे टूटी हुई जंजीर, वो आजादी का प्रतीक थी। दासों को बांधने वाली जंजीर टूट गई। अच्छा। छड़ों का बंडल या फासेज, वो दिखाता था एकता में शक्ति है। एक छड़ी को तोड़ना आसान है, बंडल को नहीं। और लाल टोपी। हाँ, लाल फ्राइजियन टोपी वो दास पहनते थे जब उन्हें आजादी मिलती थी, तो वो स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। और हाँ, ला मार्सेलेज जीत, जो आज फ्रांस का राष्ट्रगान है। बिल्कुल, वो भी इसी दौर में जोशीले सैनिकों ने गाना शुरू किया था जब वो ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ लड़ने जा रहे थे। लेकिन क्या क्रांति यहीं रुक गई? संवैधानिक राजतंत्र बन गया, अधिकार मिल गए कुछ लोगों को, तो सब ठीक हो गया? नहीं, कहानी में अभी और मोड़ आने बाकी थे। एक तो राजा लुई 16वें ने मन से संविधान को स्वीकार नहीं किया था। वो खुश नहीं थे? बिल्कुल नहीं। वो चुपके दूसरे यूरोपीय राजाओं से मदद की उम्मीद में बातचीत कर रहे थे। और पेरिस में राजनीतिक माहौल लगातार गर्मा रहा था। जैकोबिन क्लब का जिक्र आता है यहाँ पे। ये कौन लोग थे? हाँ, जैकोबिन क्लब जैसे कई राजनीतिक क्लब बन गए थे। ये ऐसी जगह थी जहां लोग राजनीति पर बहस करते थे, योजनाएं बनाते थे। जैकोबिन क्लब इनमें सबसे प्रभावशाली था। और इसके सदस्य कौन थे? इसके सदस्य ज्यादातर छोटे दुकानदार, कारीगर, मजदूर जैसे कम अमीर तबके के लोग थे। उनके नेता थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, एक बहुत अहम नाम है ये। और उनका पहनावा भी कुछ अलग था, कुछ सैंकलोट्स जैसा सुना है। हाँ, बिल्कुल। वो लंबी धारीदार पतलून पहनते थे, जैसी गोदी मजदूर पहनते हैं ना। ये उन्होंने खुद को अमीर कुलीनों से अलग दिखाने के लिए किया, जो घुटने तक की ब्रीचेस पहनते थे। अच्छा, तो ये पहनावा भी एक बयान था। हाँ, सैंकुलॉट्स का मतलब ही था बिना घुटने वाले, विदाउट नी ब्रीचेस। ये एक तरह का राजनीतिक बयान था कि हम उन अमीरों जैसे नहीं हैं। तो इन जैकोबिनों ने क्या किया? ये और ज्यादा उग्र थे? हाँ, कह सकते हैं। 1792 की गर्मियों तक हालात और बिगड़ गए।
खाने की कमी, बढ़ती कीमतें और ऊपर से ऑस्ट्रिया प्रेशिया से युद्ध का खतरा। जैकोबिनों ने पेरिस के इस गुस्से का फायदा उठाया। 10 अगस्त 1792 को उन्होंने ट्यूलरीज के महल पर धावा बोल दिया। राजा के महल पर? हाँ, राजा के गार्ड मारे गए और राजा को बंदी बना लिया गया। असेंबली को भी मजबूर किया गया राजा को कैद करने के लिए। इसके बाद क्या हुआ? राजा का क्या हुआ फिर? इसके बाद चुनाव हुए और एक नई असेंबली चुनी गई जिसे कन्वेंशन कहा गया। इस कन्वेंशन ने आते ही 21 सितंबर 1792 को पहला काम ये किया कि राजतंत्र खत्म कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। गणतंत्र मतलब अब राजा नहीं? कोई राजा नहीं, एक पूरी तरह से नई शुरुआत। फ्रांस अब एक रिपब्लिक था। और लुई 16वें का जो बंदी थे? उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला। कन्वेंशन ने उन्हें दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। जनवरी 1793 में उन्हें पेरिस के चौक पर सरेआम गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन पर? हाँ, और कुछ महीने बाद रानी मैरी एंटोनिएट का भी यही हश्र हुआ। सोचिए, सदियों पुरानी राजशाही का ऐसा अंत। इसके बाद तो रोबेस्पियर और जैकोबिनो का राज आया है ना, जिसे आतंक राज या रेन ऑफ टेरर कहते हैं। 1793-94 का दौर। हाँ, ये क्रांति का सबसे खूनी और सबसे विवादास्पद दौर माना जाता है। रोबेस्पियर और उसकी कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी का मानना था कि गणतंत्र को अंदरूनी और बाहरी दुश्मनों से बचाने के लिए सख्ती बहुत जरूरी है। कैसी सख्ती? बहुत क्रूर सख्ती। जो भी गणतंत्र का दुश्मन माना जाता, चाहे वो पुराने कुलीन हो, पादरी हों, दूसरे राजनीति गुटों के लोग हों या यहाँ तक कि खुद उसकी पार्टी के वो लोग जो उसकी नीतियों से सहमत नहीं थे, उन्हें गिरफ्तार किया जाता। एक क्रांतिकारी अदालत में मुकदमा चलता और अगर दोषी पाए जाते तो सीधा गिलोटीन। गिलोटिन, वो मशीन जिससे सर कलम किया जाता था। हाँ, हजारों लोग मारे गए इस दौर में। कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, पर अनुमान है कि 17,000 से 40,000 लोग गिलोटीन पर चढ़ाए गए या मारे गए। बाप रे। लेकिन इसी दौर में बराबरी लाने के कुछ अजीबोगरीब प्रयास भी हुए। आपने समानता की रोटी जैसी चीज का जिक्र किया था। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, बराबरी लाने का जुनून था उनमें, तो उन्होंने मांस और रोटी की राशनिंग कर दी। महंगी सफेद आटे की ब्रेड पर रोक लगा दी गई और सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी समानता की रोटी, पेन दिगैलिटी, खाना अनिवार्य कर दिया। सबके लिए एक जैसी रोटी? हाँ, और बोलने के तरीके भी बदले गए। पारंपरिक महाशय और महोदया की जगह सब एक दूसरे को नागरिक और नागरिका कहने लगे। चर्च बंद कर दिए गए। उनकी इमारतों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। तो एक तरफ समानता का आदर्श था, दूसरी तरफ गिलोटिन का खौफ। ये विरोधाभास कैसे चला? देखिए, ये ज्यादा दिन नहीं चला। रॉबेस्पियर की नीतियां इतनी ज्यादा सख्त और क्रूर हो गईं कि उसके अपने समर्थक भी डरने लगे। लोग अब नरमी की मांग करने लगे थे, आतंक से थक गए थे। तो उसका अंत कैसे हुआ? आखिरकार जुलाई 1794 में उसी कन्वेंशन ने जिसने उसे इतनी ताकत दी थी उसके खिलाफ हो गया। उसे गिरफ्तार किया गया, दोषी ठहराया गया और अगले ही दिन उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। उसे भी गिलोटिन पर? हाँ, आतंक का राज उसी के साथ खत्म हुआ जिसने उसे चरम पर पहुंचाया था। रोबेस्पियर के बाद क्या हुआ? क्या फ्रांस में शांति आई? कोई स्थिरता आई? शांति तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बदलाव जरूर आया। अब सत्ता वापस अमीर मध्यम वर्ग के हाथों में आ गई, जो जैकोबिनों के आतंक से डर गए थे। एक नया संविधान बना 1795 में। फिर से नया संविधान? हाँ, और इस संविधान ने गरीबों को, जिनके पास संपत्ति नहीं थी, उन्हें फिर से वोट के अधिकार से वंचित कर दिया। अच्छा, तो वो बराबरी फिर खत्म? काफी हद तक। और एक नई शासन व्यवस्था आई, डायरेक्टरी। इसमें 5 सदस्यों की एक कार्यपालिका थी। 5 सदस्य क्यों? शायद इसलिए ताकि सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना जाए, जैसा रोबेस्पियर के समय हुआ था। इसके अलावा 2 चुनी हुई विधान परिषदें भी थीं। तो क्या ये डायरेक्टरी सफल रही, स्थिरता ला पाई? नहीं, ये दौर भी राजनीतिक अस्थिरता का ही रहा। डायरेक्टरों का आपस में खूब झगड़ा होता था, उनका विधान परिषदों से भी झगड़ा चलता रहता था। सरकार कमजोर थी, फैसले लेने में दिक्कत होती थी। और इसी कमजोर और अस्थिर सरकार ने एक महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय सैनिक के लिए रास्ता बना दिया, नेपोलियन बोनापार्ट। एक क्रांति के कुछ और अहम पहलू हैं जिन पर बात करनी चाहिए, जैसे दास प्रथा का क्या हुआ। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। फ्रांसीसी उपनिवेश थे, खासकर कैरिबियन में, सेंट डोमिंग, मार्टिनिक, ग्वाडेलोप, जहां गन्ने, कॉफी, नील के बागानों में गुलामों से काम लिया जाता था। हाँ, और ये एक बहुत ही भयानक त्रिकोणीय दास व्यापार।
ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड पर टिका था। यूरोप से जहाज सामान लेकर अफ्रीका के तट पर जाते। वहां से इंसानों को खरीदते थे। हाँ, अफ्रीकी सरदारों से या खुद पकड़कर। फिर उन इंसानों को, मर्दों, औरतों, बच्चों को जानवरों की तरह जहाजों में ठूस कर कई हफ्तों की यात्रा पर अटलांटिक पार अमेरिका और कैरिबियन ले जाते थे। बहुत से रास्ते में ही मर जाते थे। कितनी भयानक बात है। और वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। फिर वही जहाज चीनी, कॉफी, नील वगैरह भरकर वापस यूरोप आते थे। ये व्यापार सदियों तक चला। तो क्रांति ने इस पर रोक लगाई। जैकोबिन सरकार ने, जब वो सत्ता में थी 1794 में, एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए अपने सभी फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा खत्म कर दी थी। ये तो वाकई बड़ा कदम था। हाँ, ये उस समय के हिसाब से बहुत प्रगतिशील था। लेकिन क्या ये स्थायी रहा? दुर्भाग्य से नहीं। 10 साल बाद जब नेपोलियन सत्ता में आया तो उसने इसे फिर से शुरू कर दिया, बागान मालिकों के दबाव में शायद। ओहो। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा पूरी तरह से 1848 में जाकर खत्म हुई, लेकिन 1794 का वो कन्वेंशन का फैसला, वो फिर भी ऐतिहासिक था। उसने एक उम्मीद जगाई थी। अच्छा, एक और बड़ा बदलाव जिसका जिक्र है वो था सेंसरशिप की समाप्ति। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। 1789 में बास्तील के पतन के फौरन बाद ही ये हुआ था। पुराने राज में, यानी क्रांति से पहले, कुछ भी छापने या नाटक खेलने से पहले राजा के सेंसर अधिकारियों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। मतलब सरकार तय करती थी कि लोग क्या पढ़ेंगे या देखेंगे। बिल्कुल। लेकिन अब मनुष्य एवं नागरिक अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी को एक नैसर्गिक और मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। इसका क्या असर हुआ समाज पर? विचारों का जैसे विस्फोट हो गया। अखबार, पर्चे, किताबें, तस्वीरें सब तेजी से छपने लगे और पेरिस की गलियों से लेकर दूर दराज के गांवों तक पहुंचने लगे। तो लोग ज्यादा जागरूक हुए। हाँ, लोग खुलकर घटनाओं पर बहस करने लगे, सरकार की नीतियों पर अपनी राय देने लगे, आलोचना करने लगे। नाटक, गीत, जुलूसों के जरिए आजादी और न्याय जैसे राजनीतिक विचारों को आम लोगों तक पहुंचाया गया। विचारों का मुक्त प्रवाह शुरू हो गया। और इस सब में महिलाओं की क्या भूमिका थी? हमने सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकों की बात की, तो क्या महिलाओं को बराबरी मिली? देखिए, महिलाएं क्रांति में शुरू से ही बहुत सक्रिय थीं। वो पेरिस के मार्च में शामिल थीं, उन्होंने अपने राजनीतिक क्लब बनाए, अखबार चलाए, बराबरी और राजनीतिक अधिकारों की मांग की। लेकिन उन्हें अधिकार मिले नहीं, जैसा हमने देखा, 1791 के संविधान ने उन्हें वोट का अधिकार नहीं दिया। उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। ओलिम दिगूज का नाम आता है यहाँ, वो कौन थी? हाँ, ओलिम दिगूज एक बहुत ही बहादुर और मुखर महिला थीं। वो एक नाटककार और राजनीतिक कार्यकर्ता थीं। जब पुरुषों के लिए मनुष्य एवं नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र आया तो उन्होंने उसके जवाब में 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लिखा। अच्छा, महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र? हाँ, उसमें उन्होंने मांग की कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर सारे अधिकार मिलने चाहिए, वोट का अधिकार, राजनीतिक पद संभालने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। उन्होंने कहा कि अगर महिला को गिलोटीन पर चढ़ने का अधिकार है तो उसे संसद में बोलने का अधिकार भी होना चाहिए। बहुत शक्तिशाली बात कही उन्होंने। तो उनकी आवाज सुनी गई? नहीं, बल्कि उसे दबा दिया गया। जब जैकोबिन सरकार ने खासकर आतंक राज के दौरान महिलाओं के क्लब बंद कर दिए और उनकी राजनीतिक सक्रियता पर रोक लगा दी तो ओलिम दिगूज ने इसकी तीखी आलोचना की। तो फिर नतीजा, उन पर क्रांति के खिलाफ और देशद्रोही होने का मुकदमा चलाया गया और 1793 में उन्हें गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। उन्हें भी? हाँ, ये दिखाता है कि क्रांति के नेता भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं थे। दुख की बात है कि फ्रांस में महिलाओं को वोट का अधिकार पाने के लिए लगभग 150 साल और इंतजार करना पड़ा, 1946 तक। तो आप वापस आते हैं डायरेक्टरी की अस्थिरता पे। यहीं से नेपोलियन का उदय हुआ। हाँ, बिल्कुल। डायरेक्टरी की कमजोरी, आपसी झगड़े, भ्रष्टाचार, इन सब ने एक राजनीतिक शून्य सा पैदा कर दिया था। नेपोलियन उस समय एक बहुत कामयाब और लोकप्रिय सेनापति था। इटली वगैरह में उसने फ्रांस को जीत दिलाई थी। तो लोगों में हीरो बन गया था। हाँ, वो एक राष्ट्रीय हीरो बन चुका था। उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और 1799 में एक सैनिक तख्तापलट कू डेटा करके सत्ता पर कब्जा कर लिया, डायरेक्टरी को खत्म कर दिया। और फिर 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। हाँ, कमाल है। मतलब क्रांति राजशाही खत्म करने के लिए हुई थी और अंत में एक सम्राट वापस आ गया। ये कैसी विडंबना है?
है तो विडंबना ही। नेपोलियन ने खुद को क्रांति का बेटा कहा, लेकिन असल में वो एक तानाशाह था। हाँ, उसने फ्रांस में कानून व्यवस्था जरूर कायम की। उसने नेपोलियनिक कोड लागू किया, जिसने पूरे फ्रांस में एक जैसे कानून बना दिए, खासकर निजी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर। ये एक बड़ा सुधार था। और उसने यूरोप में युद्ध भी तो बहुत किए। बहुत। उसने यूरोप के बड़े हिस्से को जीत लिया। पुराने राजवंशों को हटाकर अपने रिश्तेदारों या जनरलों को वहां का शासक बना दिया। उसने खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण करने वाला बताया। क्या लोगों ने इसे मुक्तिदाता माना? शुरू में कुछ जगहों पर लोगों को ऐसा लगा कि वो फ्रांसीसी क्रांति के विचार, स्वतंत्रता, समानता लेकर आ रहा है, लेकिन जल्द ही उसकी सेनाओं को हमलावर और लुटेरा माना जाने लगा। तो उसके खिलाफ भावनाएं भड़की। हाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उसी के कब्जे के खिलाफ जगी। आखिरकार कई देशों ने मिलकर उसे चुनौती दी और 1815 में वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई में उसकी निर्णायक हार हो गई। उसका साम्राज्य खत्म हो गया। तो इस पूरी कहानी का क्रांति, आतंक, डायरेक्टरी, नेपोलियन, सार क्या है? फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी देन क्या मानी जाती है? अगर हम सार देखें तो दो मुख्य बातें सबसे ऊपर आती हैं: स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार। ये विचार कि सरकार लोगों की मर्जी से बननी चाहिए, कि कानून के सामने सब बराबर है, कि लोगों को बोलने और अपने विचार रखने की आज़ादी होनी चाहिए। हाँ, ये बुनियादी विचार। ये फ्रांसीसी क्रांति की सबसे स्थायी और सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। और ये विचार सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहे, इनका असर दुनिया भर में हुआ। बिल्कुल नहीं। ये विचार 19वीं सदी में पूरी यूरोप में फैले। जहां जहां पुरानी सामंती व्यवस्था थी, उसे चुनौती मिली, उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलन खड़े हुए। और सिर्फ यूरोप ही क्यों, दुनिया भर में उपनिवेशों में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने भी इन विचारों से प्रेरणा ली। उन्होंने इन्हें अपने संघर्षों में ढाला, अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। हमारे स्रोतों में भारत का भी जिक्र है। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जैसे लोग भी इन विचारों से प्रभावित हुए थे। हाँ, ये जिक्र आता है। ये दिखाता है कि इन विचारों का असर कितना गहरा और दूर तक था। भारत में भी उस समय के जो दूरदर्शी विचारक थे, उन्होंने फ्रांस में हो रहे इन बड़े बदलावों पर ध्यान दिया और उनसे सीखा, उन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन एक और विचारधारा का भी जिक्र है स्रोतों में, नाजीवाद। उसका क्या संबंध है इससे? वो तो बिल्कुल अलग चीज लगती है। हाँ, स्रोत उसे एक विपरीत, एक एकदम उल्टी विचारधारा के रूप में पेश करते हैं। देखिए, जहां फ्रांसीसी क्रांति ने कम से कम सिद्धांत में ही सही समानता, मानवाधिकारों और लोकतंत्र की बात की, वहीं 20वीं सदी में जर्मनी में नाजीवाद ने ठीक इसका उल्टा किया। कैसे? उसने नस्लीय नफरत फैलाई, खासतौर पर यहूदियों के खिलाफ। उसने अल्पसंख्यकों को जीने के अधिकार से भी वंचित कर दिया, उनका नरसंहार किया। उसने लोकतंत्र और समाजवाद को पूरी तरह कुचल दिया। तो ये दिखाता है कि इतिहास कोई सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता। प्रगति के साथ साथ पीछे ले जाने वाली विनाशकारी ताकतें भी उभर सकती हैं। तो ये भी फ्रांसीसी क्रांति की कहानी, जो हमारे पास मौजूद सवाल जवाब के जरिए सामने आई। अन्याय के खिलाफ एक आम आदमी की लड़ाई, नए सपनों का जन्म, उम्मीदें, खौफ, खून खराबा और आखिरकार ऐसे बदलाव जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे शक्तिशाली विचार उभरे। ये सफ़र आसान बिल्कुल नहीं था। इसमें बहुत उथल पुथल हुई, बहुत विरोधाभास थे, लेकिन इसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी, ये तो तय है। बिल्कुल। यहाँ पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। देखिए, क्रांति हुई जिसने पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंका। फिर आतंक का दौर आया जिसने बराबरी के नाम पर बहुत जुल्म किए। फिर अस्थिरता आई डायरेक्टरी के रूप में, और अंत में नेपोलियन जैसा एक शक्तिशाली लगभग तानाशाह शासक वापस आ गया। ये पूरा चक्र, क्रांति, फिर चरमपंथ, फिर अस्थिरता और फिर किसी न किसी रूप में तानाशाही की तरफ झुकाव, क्या ये हमें कुछ सिखाता है? शायद ये कि किसी पुरानी व्यवस्था को खत्म करने के बाद एक स्थिर और लोकतांत्रिक समाज बनाना कितना मुश्किल होता है। इस पर सोचिएगा जरूर।